गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं एल नीनो के बारे में। जो मॉनसून आता है, किस तरह से आता है, नहीं आता है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखो, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत करता है, करती है, जी जान लगा करके, मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं, बस रिजल्ट चाहिए। जब वो खुद खूब मेहनत करता है और अंततः रिजल्ट जब ज़ीरो आता है, मतलब रिजल्ट नहीं होता है, पता नहीं कितना तकलीफ़ होता होगा उन लोगों को। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरा जब रिजल्ट नहीं हुआ लास्टली, क्या बीतता है ये मैं जानता हूँ। मतलब मेहनत अगर आप करो और वो सफल ना हो, जैसे एक बार आप इंटरव्यू तक गए, नहीं हुआ, दूसरे बार इंटरव्यू तक गए या मेंस अटक गए, जो भी है, मतलब 2-3 बार 4 बार, जब आपका मेहनत सफल नहीं हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। देखो, इसलिए ये मेहनत में दिक्कत ना आए, इसको सही से यूटिलाइज़ कीजिएगा। क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया कुछ बच्चों के ऊपर। वो कहते थे कि सर क्लास यहीं से रिजल्ट होगा, लेकिन अब कुछ ऐसे गंदे लोगों ने उनके दिमाग में ये विचारधारा भर दी। कुछ 4-5 लोग थे, नहीं, अब हालांकि ये मतलब 40-50 लोगों को मैंने ट्रेन किया, उसमें से बहुत 4-5 लोग ऐसे थे ना, यहाँ से रिजल्ट नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने डायरेक्ट कहा, तो पता नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद और मेहनत करना छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ लोगों ने कहता था। हम करके दिखाएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस तरह की बातें होती हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं मॉनसून। हमारे देश में इस साल जून सितंबर के बीच सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। खूब बरसेंगे और अगस्त सितंबर तक जो लानीना है, स्थिति बनने की स्थिति है। अभी 2-3 बातें बताऊंगा, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं अक्सर अपने बच्चों से पूछा करता था, अच्छा बताओ तो IMD कब बना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ लोगों का जवाब आता था, कुछ लोगों का नहीं आता था। जवाब दे देते थे 1874, 1876, 1848, इस तरह का जवाब आता था। कुछ लोगों का सही भी होता था। इसे बताओ, देखो कुछ लोगों को ना, मैं बहुत ज़्यादा मैं अपने बच्चों की बात बता रहा हूँ। आप बहुत तेज हो, बहुत होशियार हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन वो ऐसा होशियारी करना शुरू कर दिए कि गलत ही दिशा में, गलत जगह। अब पता नहीं भविष्य में क्या होगा। क्योंकि कोई एक टीचर मुझे बोला करते थे, एक टीचर, कि बच्चों को ना ज़्यादा मत उड़ाया कीजिए कि आप बहुत तेज़ हो। अब वास्तव में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होते नहीं हैं, लेकिन बोलना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो 1875 में बना था। जरा आप बताइए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1875। लेकिन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होगा इसका आंसर। जब बारिश को सामान्य बोलते हैं तो कितना परसेंट? 96% के आसपास। और सामान्य से ज्यादा मतलब 105 से लेकर के 110 सेंटीमीटर अगर होता है, प्रतिशत आप समझो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एवब बोलते हैं, ज्यादा बारिश होने वाला है। क्वांटिटी मात्रा में, परिणामात्मक रूप से आप देखोगे तो 106% होने की संभावना जताई जा रही है, एवब से नॉर्मल। एल नीनो के कमजोर पड़ने से मॉनसून जल्दी आने की संभावना बनी है। एल नीनो के कमजोर पड़ने से आसमान से बरसती आग जब शरीर को झुलसाने लगती है, आसमान से बरसती आग जब शरीर को झुलसाने लगती है, जब लहलहाती फसलें मुरझाने लगती है, जब तापमान एक नया रिकॉर्ड बना रहा होता है, जब प्यासी धरती त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती है, तब मॉनसून जीवन बनकर आता है। जैसे यूपीएससी एक नया जीवन है, जीवन बनकर मैंने कुछ लोगों के जीवन में आया। कुछ लोग क्लासेस को अपना घर मानते थे, अब तो क्लासेस को दुश्मन का जगह मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। ये जो फोरकास्टिंग हुआ है, हमारा मौसम विभाग, साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम, ये सब संस्था मिलाकर जारी किया है। फिर से बोल रहा हूँ वही सब जो मैंने बोला। आसमान से बरसती आग जब शरीर को झुलसाने लगती है, जब लहलाती फसलें मुरझाने लगती है, जब तापमान एक नया रिकॉर्ड बना रहा होता है, जब प्यासी धरती त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती है, तब मॉनसून जीवन बनकर आता है। मॉनसून हमारे कृषि को सेहत, बाजार के मूल्य, बाजार के हाल और लोगों की चाल को रफ्तार देता है। मॉनसून अर्थव्यवस्था की धड़कन है। हालांकि कुछ लोगों की धड़कन कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तो बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद
पढ़ाई इंपॉर्टेंस नहीं, कृषि व व्यापार ही नहीं, मॉनसून साहित्य और साहित्यकारों को, मतलब जो साहित्यकार लहरी करते हैं, साहित्य लिखते हैं, उनको भी कश्तियां देता है, बुढ़ापे की उम्मीद देता है। जब मॉनसून आता है तो धरती की सारी चीजें, धरती का सीना चीर कर बाहर आता है, लहलहाती फसलें आने लगती है। मॉनसून शब्द कहां से आया, कुछ आइडिया है आपको? मॉनसून शब्द पुर्तगाली के शब्द हैं। मॉनसून शब्द पुर्तगाली के शब्द है। मन सेब शब्द मौसम से निकला है, या मौसम से। उर्दू व समेत कई भारतीय भाषाओं में हम इसे मौसम कहते हैं, अंग्रेजी में वेदर कहते हैं। बहरहाल मानसून आदिकाल से हमारे जीवन में अहम हिस्सा रहा है। अगर मानसून नहीं रहेगा तो ये धरती पर जनजीवन रहेगा ही नहीं। समय पर आए तो खरीफ फसल, जो अभी धान की बुआई होगी, कुछ दिनों बाद अनाज लहलहाने लगेंगे, अनाज होंगे। जब भी आसमान में बादल घुमड़ने लगे तो हम यह मान लेते हैं कि मानसून दस्तक देती। लेकिन बादल यूं ही नहीं बनता, साल प्रक्रिया चलती है, तब जाकर बारिश होती है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो साल दर साल डेली ईच एंड एवरी डे आप रिवीजन करते हो। ये नहीं कि आप टिप टॉप करते हो, ओहो उसने ऐसा बोला था, उसने बार बार बोलता हूँ। देखो ये सब चीज़ें काम नहीं देगा। तो कभी कभार क्या होता है ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है। बार बार बोलता हूँ कि कौन हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, कौन हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ये 17-18 बरस से लेकर के 25-26 बरस तक ज़्यादा होता है। मैच्योरेशन होता ही नहीं है इस समय में। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले मैच्योर होना पड़ेगा। और मैच्योर कैसे होंगे? किताबों के अध्ययन से, न कि किसी ने कह दिया ये सही है, ये सही है, इससे नहीं होगा। ऐसा बहुत लोगों को मैंने देखा है, अपने निजी जीवन में भी देखा है। यानी जून जुलाई में बारिश होने का संबंध जनवरी और फरवरी से है। यह अलग बात है, गर्मी के मौसम में यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। गर्मी के मौसम में यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। होता है ऐसा। होता यह है कि सूर्य की तपश से जमीन ज्यादा गर्म होती है। यहां पर एक दो चीजें देख लो। द मॉनसून रेंज इन 2024 प्रेडिक्टेड टू बी 106% लॉन्ग टर्म एवरेज, मतलब एवब से ऑल होने की संभावना है। इस तरह की बातें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा कही जा रही है। ये कुछ भी नहीं है। बिलो नॉर्मल रेनफॉल नॉर्थर्न और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया प्रेडिक्टेड, ये प्रेडिक्ट किया गया है। ये वही बात है। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये सब मौसम विभाग की चीज़ें हैं। एक सेकंड में एक चीज़ जो दिखाना है वो लाता हूँ। हाँ, सूर्य की तपश से जमीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, जमीन ज़्यादा गर्म हो जाती है और समुद्र के मुकाबले तेज़ी से गर्म होती है। मतलब समंदर कम होता है और ज़मीन ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन समुद्र इस मामले में थोड़ा सुस्त रहता है। समंदर धीरे धीरे गर्म होगा और ये तेज़ी से गर्म होगा, आप समझना। और उसी गर्म व ठंडा होने में ज़्यादा वक्त लगता है। लिहाजा ज़मीन व समुद्र के बीच, मतलब इसका तापमान कम और इसका तापमान ज़्यादा। अगर ज़मीन का तापमान ज़्यादा और समुद्र का तापमान थोड़ा कम, तो दोनों में क्या होगा? अंतर होगा। आप समझना इस बात को। और इसके चलते, तापमान में अंतर के चलते भौगोलिक हलचल बढ़ जाती है। और यहाँ पर क्या बनता है? लो प्रेशर एरिया। इससे ज़्यादा कम यहाँ बनेगा। लो प्रेशर तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ उच्च दबाव क्षेत्र आप कह सकते हो। यहाँ लो प्रेशर, तो यहाँ पर लो प्रेशर हवा खाली हो जाएगा इस जगह पर, तो हवा इधर से कहाँ बहेगा? इधर बहेगा। मतलब खाली जगह पर भारी हवा भरेगा। ये प्रक्रिया चलती है। जैसे ही लो प्रेशर बनता है तो हवा की दिशा भी बदल जाती है। जब समुद्र में ज़मीन की तरफ हवा चलती है, समुद्र से ज़मीन की तरफ हवा चलती है, मतलब समंदर से ज़मीन की तरफ हवा चलती है, तो नमी को समेटे आती है। यहाँ पर जो पानी है, नमी को समेटे आती है। हवा में घुली ये नमी मानसून के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। आप कह सकते हैं यही बारिश की शुरुआत करती है। आमतौर पर जब पानी भाप बनकर, देखो यहाँ पर देखो, आमतौर पर पानी जब एवापोरेशन होकर भाप बनकर वाष्पीकरण करके संघनन होती है, और संघनन के बाद फिर बादल का रूप लेती है और फिर पानी बारिश के रूप में गिरती है। आप ये 8th क्लास में पढ़ते हो एनसीईआरटी वगैरह में। तो और यहाँ पर जो जब जल जमा होता है तो यही प्रक्रिया, फिर ये एक जल चक्र आप समझ लो। इस तरह का बारिश का प्रक्रिया आप इस तरह से आंसर के अंदर डिकोड कर सकते हो। मोटे तौर पर बारिश की यही प्रक्रिया है। मई जून के महीने में जब समुद्र में नमी घुली हुई होती है, हवा जब जमीन पर पहुँचती है, तो कमोबेश इसी प्रक्रिया में तब्दील होकर क्या होता है? मानसून आता है। भारत समेत दक्षिण एशिया की भौगोलिक बनावट इसके लिए जिम्मेदार है। भारत का भौगोलिक
बनावट किस तरह से जिम्मेदार है। यहाँ समंदर है अपना अरब सागर, यहाँ अपना क्या है ये बे ऑफ बंगाल, और नीचे वाला पूरा हिंद महासागर, ये पूरा मिलाकर आप हिंद महासागर जो भी समझो पानी का इलाका है। जब यहाँ से बारिश आता है और हमारे भारत के ऊपर जो मानसून जो मुकुट के समान खड़ा है, ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता है और वापस यहाँ से लौट जाता है। तो नमी के कारण इसी सब इलाके में बारिश होती है। अगर हिमालय नहीं होता तो निश्चित तौर पर क्या होता, बारिश में थोड़ी सी दिक्कत आती, ये हवा आगे की ओर बढ़ जाता। और यूपीएससी इस तरह के सवाल बनती है। यूपीएससी तीर मारता है। जैसे आप लोगों के जीवन में कुछ लोग ऐसा तीर मारते हैं कि अलग ही दिशा में आप लोग चले जाते हैं। यूपीएससी के तीर से बचना है आपको। भारत समेत दक्षिण एशिया की भौगोलिक बनावट भी जिम्मेदार है, हिमालयी हवाओं को दूर ले जाने से रोकता है। लेकिन एक वक्त आता है जब हवा में नमी की मात्रा अब यहां से गई तो एक वक्त आएगा यहां पर हवा की नमी की मात्रा कम हो जाती है, फिर ये यहां से लौटेगा और लौटेगा तो फिर यहां क्या होगा, बंगाल की खाड़ी, यहां फिर नमी लेगा और तमिलनाडु के तट पर वापस से बारिश करेगा। और एक और चीज, एक वक्त आता है जब हवा में नमी की मात्रा घटने लगती है, जब करेगा बारिश, मतलब इस तरह का होगा, यानी तब तक समुद्र जमीन के बीच वायुदाब में बहुत अंतर हो जाता है। इसके बाद उल्टी प्रक्रिया आपको बताया, मतलब यहां से वायुदाब अलग और यहां पर जाकर के नमी की मात्रा कम, तो ये फिर उल्टा बहा, तो यहां फिर नमी लेकर के तमिलनाडु के तट पर बारिश ये करता है। अब हवा समुद्र के तरफ लौटने लगती है, अभी बताया, वही बात जो अभी बताया आपको। और ऐसे हवा को, ऐसे मानसून को विंटर मानसून कहते हैं, ये ध्यान रखना। लौटते हुए मानसून को विंटर मानसून कहते हैं। जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो इस तरह से मिलेगा। ये तो मैं राज्यसभा की जो चीजें हैं वो बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत दिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे बड़ा सिद्धांत जो मानसून को लेकर है वह तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर में अंतर को ही माना जाता है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है और इसका अर्थ होता है छोटा बच्चा, लिटिल चाइल्ड। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसका ताल्लुक पूर्वी प्रशांत महासागर से है। अगर मैं ये धरती बनाऊं, इक्वेटर, ये कर्क रेखा, ये पूरा इलाका क्या है, प्रशांत महासागर का, ये मकर रेखा, ये पूरा इलाका क्या है, प्रशांत महासागर का। भारत यहां पे कहीं है, तो यहां पर पूर्वी प्रशांत महासागर में, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है में पानी में होने वाले उथल पुथल से, जैसे आपके जीवन में उथल पुथल लोग कर देते हैं, आप लोग हो जाते हो उथल पुथल कुछ अच्छी अच्छी बातों से, तो यहां पर भी गर्मी के होने के कारण जब तापमान आता है तो पानी गर्म होता है, प्रशांत महासागर उथल पुथल होता है। और प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा के इलाके में, मतलब यहां पर ये जो प्रशांत महासागर का भूमध्य रेखा का इलाका है, इस वाले में उथल पुथल की भावना होती है, उथल पुथल होता है। प्राकृतिक घटना एल नीनो को मानसून के बदलाव के रूप में जिम्मेदार मानती है। एल नीनो की वजह से समंदर के सतह का तापमान 5 डिग्री तक, मतलब यहां पर एल नीनो आएगा तो समंदर के सतह का तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। टेम्परेचर गर्मी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। और नीचे के पानी ठंडे को, मतलब नीचे वाला जो पानी ठंडा होगा, ये ऊपर नहीं आने देगा, जिसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर और समुद्री जीव पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक भाषा में एल नीनो को एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन कहते हैं। ये बात आप समझ तो, एनसो। इसके कारण प्रशांत महासागर के तापमान का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है असामान्य रूप से गर्म हो जाएगा। एल नीनो सामान्य तौर पर गर्मियों में शुरू होता है, अभी गर्मी का टाइम है, अभी शुरू है, अभी चल रहा है, और मौसम विभाग ने ऐसा फोरकास्टिंग किया है कि बारिश अच्छा होने की संभावना है, और जाड़े तक अपने उच्चतम स्तर पर रहता है। और पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर के ऊपर की गर्म हवाएं जब वायु के संपर्क में आती हैं, जब यहाँ की गर्म हवा ऊपर वायु के संपर्क में आती है तो बारिश की प्रक्रिया, और कई जगह तो बाढ़ भी आ जाती है। एल नीनो के कारण कुछ जगह पर कहीं सूखा भी और बाढ़ भी आता है। तो सूखा कहाँ आएगा जरा सा देखो, अगर ये इंडोनेशिया का, दक्षिण एशिया में भी आता है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो बारिश तो इस वाले इलाके में, अपना भारत इस वाले इलाके में चला जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो जब एल नीनो मतलब लालिना की स्थिति आएगी तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगा। इस तरह से क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके पूछता है। और 1960 के दशक में व्यापक तौर पे पता चला कि सिर्फ पेरू में ही नहीं, और ये पेरू पता है आपको कहाँ है, साउथ ईस्ट अमेरिका में, पेरू में ही नहीं, हमारे भारत के इंडियन ओशन के आसपास भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और एल नीनो को कुछ लोग एल्बेंजो भी बुलाते हैं, ध्यान रखना। कभी कभार यूपीएससी ऐसे शब्द का प्रयोग करके आपके साथ खेले लेगी, जैसे आपके जीवन में भी कुछ लोग बस उड़ा देंगे आपको। या कोल्ड इवेंट कहते हैं, क्या, एल्बेंजो या कोल्ड इवेंट।
तो दोस्तों ये सारी बातें हमने की मॉनसून से रिलेटेड। देखो ये मेंस का आंसर है, कुछ प्रीलिम्स फैक्ट भी है और किस तरह से इकोनॉमी को असर डालता है। जैसे देखो एक बात बताऊं, पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जब आई तो इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया तो उसको सफल ही माना गया, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं जिसके कारण असफल माना गया। क्यों असफल माना गया? क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लक्ष्य रखे गए नारी सशक्तिकरण, कृषि को उन्नत करना, आधुनिकीकरण करना, लोकतांत्रिक विकास करना, जाति व्यवस्था को कम करना। ये 7, 8, 10 जो लक्ष्य रखे गए। अब देखो एक बात बताओ, देखो दो तरह की चीजें होती है। एक स्ट्रेटजी होता है, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। आपने रणनीति बनाई, आपको कुछ लोगों ने कहा ऐसा रणनीति बनाओ कि इतना इतना पढ़ो, इतना सेकंड पढ़ो, इतना घंटा पढ़ो। आपने दूसरे के कहने पर रणनीति बनाई, चाहे खुद के कहने पर रणनीति बनाई कि हमें 5 घंटा नहीं, 10 घंटा नहीं, 8 घंटा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है। रणनीति तो बना ली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चला भी, लेकिन चौथे दिन क्या किया, 5वें दिन क्या किया, 6ठे दिन क्या किया? तो गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे नेहरू जी की सरकार ने उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी तो रणनीति तो बना ली, रणनीति तो बना ली, स्ट्रैटेजी तो बना ली। लेकिन जब ऑपरेशन की बात आई तो ऑपरेशन के समय इतना सारा चीज हो गया। अब देखो आप रणनीति बना रहे हो पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, अब 5 सब्जेक्ट डाल दोगे। वही कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस इतना करा दीजिए, उतना करा दीजिए। अरे भैया आप जितना पढ़िए उसमें परफेक्ट होइए। तो मेरा मानना है, सबका तो अपना अपना तरीका होता है, मेरा मानना है आपने अगर 4 पेज पढ़ा, 4 पेज एकदम याद होना चाहिए, एकदम एक एक चीजें याद होना चाहिए। पूछ लिया IMD कब बना, एक बार में जवाब आना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कब बना, अच्छा ये तो मैंने बात किया। जैसे अभी एक सवाल पूछ रहा हूं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने कब कहा, कब बना, 1875। अच्छा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बना? दूसरा बात, कौन सा, क्या यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है ये, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है ये? अब देखो कैसे जोड़ना है आपको। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इतनी सारी चीजें को लेकर कवर की, कहीं ना कहीं इसे असफल ही माना जाता है। थी बहुत महत्वाकांक्षी योजना। जैसे मेरे पास बच्चे शुरुआत में जब आए, महत्वाकांक्षी एकदम IAS बनना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन बीच में ही तो हम मतलब हमारे साथ तो नहीं चल पाए, बाकी आगे चल के आगे जो भी करे, लेकिन मेरे साथ नहीं चल पाए। तो यहाँ पे पैसेंस का बहुत ज़रूरत होता है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको करना है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देखी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।